गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिटोरेशन कॉजेज ऑफ क्रॉप वेराइटीज एंड देयर कंट्रोल मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। आज हम लोग बात करने जाएंगे कि कैसे जो क्रॉप्स हैं उनकी किस्में जो हैं कैसे उनमें ह्रास होता है और कैसे वो जो किस्में हैं उसमें जो ह्रास हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जेनेटिक प्योरिटी कैसे मेंटेन करेंगे हम सीड प्रोडक्शन के दौरान। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ब्रेड को जो है फंगस लगी हुई है और कैसे जो मटर के जो सीड्स हैं वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में हैं। कुछ सीड्स हेल्दी हैं और कुछ जो है कंटामिनेटेड हैं, ख़राब हो रहे हैं। फ्रूट्स जो हैं ख़राब हो रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो क्रॉप की किस्में हैं, हमारे पास फसल की किस्में हैं, उनकी क्या वजह है कि उसमें उनकी जो गुणवत्ता है उसमें ह्रास होने लग जाता है। उस ह्रास को हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखें सीड प्रोडक्शन के दौरान। नेक्स्ट देखें कि जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं कि सामान्य परिचय की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सीड प्रोडक्शन का, बीज उत्पादन का, कि हमें एक तो आनुवांशिक शुद्धता चाहिए। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बीज उत्पादन है उसकी गुणवत्ता में कमी हो। यहाँ पे हम वैरायटी की बात करें कि वैरायटी हम किसे कह रहे हैं, तो वैरायटी यहाँ पर क्या है। यहाँ वैरायटी की हम बात करें, वैरायटी क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिनमें क्लियर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं, जिनको ऐसे पौधे जिनमें हम साफ तौर पर जो है लक्षण को पहचान के उनको अलग अलग कर सकते हैं पौधों को। When these plants undergo asexual and sexual reproduction maintain these characters, जब इन पौधों में लैंगिक और अलैंगिक जनन होगा तो ये जो लक्षण है जिनकी वजह से इनकी पहचान अलग अलग की जा सकती है, तो वो लक्षण अलग अलग बनाए रखेंगे अपने। डेटोरेशन की मतलब क्या होता है, ह्रास किसे कह रहे हैं, उस टर्म का मतलब देख लें यहाँ पर कि जो सीड प्रोडक्शन है, बीज उत्पादन के दौरान अगर किसी भी प्रकार की आनुवांशिक शुद्धता का ह्रास होता है तो उसको डेटोरेशन कह रहे हैं, ह्रास कह रहे हैं, क्षतिग्रस्त होना कह रहे हैं कि वो बीज जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, खराब हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो इस आनुवांशिक शुद्धता को, किसी भी पादप में आनुवांशिक शुद्धता को प्रभावित करते हैं एक बीज उत्पादन के दौरान, उस फसल के बीज उत्पादन के दौरान। नेक्स्ट देखिए कॉजेस क्या है हमारे पास डेटोरेशन के। तो सबसे पहला कॉज है डेवलपमेंटल वेरिएशन। डेवलपमेंटल वेरिएशन में हम बात कर रहे हैं कि विकासात्मक जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं जब एक फसल लगाई जाती है अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में, उस समय जो नई जनरेशन आती है, नई पीढ़ियां आती हैं, उनमें वृद्धि के अनुसार बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस जो हैं वेरिएशंस के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और इन चेंजेस को रोकने के लिए किसी भी फसल में हम लोग क्या करते हैं, उस फसल को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही ग्रो करवाते हैं। मैकेनिकल प्रेशर मिक्सचर किसे कहेंगे कि जो ऐसा मिक्सचर जो फील्ड में ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क हम करते हैं। तो फील्ड कंटामिनेशन हम कर सकते हैं जब हम सेल्फ ग्रोन सीड्स हैं या वॉलेंटियर प्लांट्स हैं वो वहां पर इम्प्योरिटीज लेकर आते हैं। ऐसे पौधे जो अपने आप फील्ड में उग जाते हैं तो सेल्फ ग्रोन सीड्स हैं या फिर वो वॉलेंटियर प्लांट्स हैं। जब वो अपने आप फील्ड में आ जाएंगे तो फील्ड कंटामिनेशन हो जाएगा। सीड ड्रिल, अब सीड ड्रिल जो है एक से ज्यादा फसलों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, क्योंकि एक से ज्यादा वेराइटीज के लिए हम एक ही सीड ड्रिल यूज कर रहे हैं कलेक्टिवली, तो वहां पे प्रॉब्लम आने वाली है, मिक्सिंग हो जाएगी, मैकेनिकल मिक्सिंग है वहां पर। दो डिफरेंट वेराइटीज क्रॉप्स को टुगेदर ग्रो करवाएं तो भी वहां पे मिक्सिंग होगी। बाय यूजिंग सेम थ्रेशिंग फ्लोर, एक ही थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे हम हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग करते हैं, तो थ्रेशिंग फ्लोर हम एक ही यूज कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। फिर हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं जब हम कंबाइन और थ्रेशर एक यूज करने जा रहे हैं, एक ही मशीन है जिसमें हम थ्रेशिंग और कंबाइन की तरह यूज कर रहे हैं, एक ही बैग है, बार बार उसको धो के इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही वो अलग अलग सीड स्टोर करने के लिए। प्रोसेसिंग करने के दौरान क्लीनिंग करेंगे जब सीड्स की, तो एक ही मशीन में या एक ही उसको मशीन को हम साफ नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो वहां पर मैकेनिकल मिक्सिंग होगी। मैकेनिकल मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे और रिमूव करेंगे ऐसे प्लांट्स को जो कि उन पे अवांछित लक्षण हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में है। ऐसे पौधों को रिमूव करना, ऐसे पौधों को पहचानना और उनको रिमूव करना जिनके पास अवांछित लक्षण हैं, उनको क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स
में से रिमूव करने का बात कर रहे हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैकेनिकल मिक्सचर को हम अवॉइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है बहुत कम होता है, ठीक है। हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करें तो अपने आप फील्ड में होने वाला म्यूटेशन जो है बहुत कम है। फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, 10⁻⁻7 है। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, 10⁻⁻7 फ्रीक्वेंसी है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की, जो बहुत कम है। विजिबल जो म्यूटेशन है फील्ड में देखा जाए किसी पौधे में, तो उसको पर्टिकुलर प्लांट से रिमूव किया जा सकता है। रोगिंग के दौरान उस पौधे को ही निकाल के हम बर्न कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखें नेचुरल क्रॉसिंग। हम लोग कैसे डिटोरेशन को रोक सकते हैं, तो नेचुरल क्रॉसिंग से रोक सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन इज सेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो कि लैंगिक रूप से प्रजनन करती हैं, वह फसलें जो है इस संदूषण के लिए दोषी हैं और इस नॉन रिलेटेड स्टॉक या जीनोटाइप में इंट्रोड्यूस्ड होने के बाद वो क्रॉप में क्या करती हैं, डिटोरेशन करती हैं, कॉज करती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा जो है नेचुरल क्रॉसिंग होगी उतनी ज़्यादा क्रॉप में डिटोरेशन होगी। नेचुरल क्रॉसिंग मीन्स सेल्फ क्रॉसिंग, जहाँ अपने आप वो कह रहा है कि एक जो है फसल फील्ड से दूसरी फसल में क्रॉसिंग हो रही है, तो वहाँ पर क्या है, हम लोग किसी तरह का बैरियर नहीं यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल क्रॉसिंग में क्या, हमें नहीं पता कौन सी क्रॉप को पॉलिनेट करने वाली है, फर्टिलाइज करने वाली है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो क्रॉप की वेराइटी अब डिटोरेट हो जाएगी। फिर आप बात करें मेन सोर्स ऑफ कंटैमिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में है वो भी नेचुरल क्रॉस ही है, ठीक है। कंटैमिनेशन जो है इसमें संदूषण है वो डिपेंड करता है ब्रीडिंग सिस्टम कैसा है स्पीशीज का। तो आइसोलेशन डिस्टेंस, वेराइटल मास, पॉलिनेटिंग एजेंट, ये सब डिपेंड करेंगे कि ब्रीडिंग सिस्टम किस तरीके का है। हम जनरली आइसोलेशन डिस्टेंस पे ही बात करते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट और वेराइटल मास हम जो है एज अ बेस कंसिडर करते हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो है यूज़ करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस को, कि आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट देखें जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें हम यहाँ पर, कि जब सीड जो है लार्ज स्केल पे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको जो है उसका गुणन कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए वो पूरे ढेर में से, पूरा बड़ा जो सीड लॉट का ढेर है उसमें से एक छोटा सा सैंपल रख लेते हैं, जो कि सब सैम्पलिंग कहला रहे हैं। उस सब सैम्पलिंग को हम नेक्स्ट क्रॉप के लिए यूज करते हैं। ड्यू टू अब सब सैम्पलिंग ऑल जीन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड। अब जो हमने ऊपर से सब सैम्पलिंग ली थी, छोटा सा एक सैंपल लिया था नेक्स्ट क्रॉप के लिए, वो सैंपल जो है उस पूरी जनरेशन के जीन्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा या रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास एक छोटा सा जीन का वॉल्यूम आया हुआ है। उस छोटे से जीन के वॉल्यूम को ही हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कह रहे हैं, कि उसकी उस सब सैंपल में प्रेजेंट जितने भी जीन्स हैं, सब सैंपल में प्रेजेंट जितने भी जीन्स हैं वही आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो पीछे लार्ज जो स्केल में जो बड़ा सीड लॉट था उसमें छूट गए, वो वहीं रह जाएंगे। सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज, ये क्या है, जो एक लीफी डिजीज की बात करें यहाँ पर, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस इन इन्फेक्टेड टिश्यूज वेरी लेस सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू सीड्स रिजल्ट्स इन डिटोरेशन ऑफ सीड शेप। क्या होता है सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज, किसी पर्टिकुलर मान लीजिए ऐसे पार्ट में जो है प्लांट के पार्ट में डिजीज हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाए, या ऐसी कोई वाइटल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर उसके प्लांट के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी और रिजल्ट क्या होगा उसका, कि प्लांट की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया लीफी डिजीज का। फिर हम सीड एंड सॉइल बोर्न डिजीज की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू में मृदुरोमल आसिता, डाउनी मिल्ड्यू, एरकोट ऑफ बाजरा, स्मट ऑफ बाजरा और बंट ऑफ व्हीट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सीड एंड सॉइल बोर्न डिजीज की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वंस क्रॉप इज इन्फेक्टेड, एक बार जो फसल है वो प्रभावित हो जाए या संक्रमित हो जाए तो क्या होगा, जो सीड्स हैं कैन नॉट बी यूज्ड एज कमर्शियल पर्पस, वाणिज्यिक उपयोग के लिए वो बीज जो है इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें नई वेराइटीज जो है क्रॉप की आर मोर सेंसिटिव टू वर्ड डिजीज, जितनी भी हम नई किस्मों का विमोचन करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दौरान, वो कभी भी वो नई किस्में जो हैं वो ज़्यादा जो है सेंसिटिव होती हैं, नई डिजीज उनको जल्दी पकड़ लेती हैं। इन डिजीज बाय दिस दीज वेराइटीज आर रिमूव फ्रॉम सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, इसी वजह से नई किस्में जो जल्दी से सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में रिमूव कर दी जाती हैं।
To prevent from this situation, we should protect crop from major pests and diseases. इस सिचुएशन से बचने के लिए क्रॉप को हमेशा पेस्ट और डिजीज से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आनुवांशिक शुद्धता तो कम होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जनरेशन्स लगानी पड़ती हैं। और जो हमारा मेन पर्पस है जेनेटिक्स में वो ये है कि हम सीड को पेस्ट और डिजीज से बचा कर रखें। इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन की बात करें कि जो है सीड का जो प्रमाणीकरण है वो प्रॉपर नहीं है या उपयुक्त तरीके से नहीं किया गया है। अगर ऊपर वाले जितने भी, अभी ये 7th पॉइंट है, जितने भी ऊपर 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सब के सब जो है डायरेक्ट कॉज नहीं है सीड डेटोरेशन का, लेकिन उनमें से कोई एक पॉइंट भी मिसिंग होता है और फिर भी हम बीज को प्रमाणीकृत कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो जो है सीड जो बीज का प्रमाणीकरण है वो गलत किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखना कब? बीज उत्पादन के दौरान। सबसे फर्स्ट जो इसमें कंडीशन हम देखने जा रहे हैं वो कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स है। बीज का जो स्रोत है उसको हम नियंत्रित कैसे करें? नियंत्रित बीज स्रोत। तो यहाँ पर पहले बात करने वाले हैं कि टू प्रिपेयर सीड क्रॉप एक्सेप्टेबल सीड सोर्स शुड बी सिलेक्टेड। ऐसा बीज का स्रोत हमें चयन करना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो, जिसको हम लोग वाकई में चयन कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो कहे कि आपने जो उसका बीज का स्रोत लिया है वो गलत तरीके से लिया है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट देखें, AOSCA एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। इसने क्या डिवाइड किया? सीड्स को जो है 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उनको हम आगे डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर सीड। ये वो सीड है जो बहुत छोटी मात्रा में अवेलेबल रहता है, इसको न्यूक्लियर सीड कहते हैं। ठीक है, ब्रीडर सीड जो है, ये ब्रीडर सीड डेवलप किया जाता है न्यूक्लियर सीड से। जब हम न्यूक्लियर सीड की सोइंग करेंगे तो उससे जो सीड मिलेंगे हमें वो ब्रीडर सीड रहेंगे। फाउंडेशन सीड जो है, जब हम प्रोडक्शन करेंगे ब्रीडर सीड से तो उसके बाद हमें जो सीड्स मिलेंगे वो फाउंडेशन सीड रहेंगी। सर्टिफाइड सीड जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फाउंडेशन सीड से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, पृथक्करण की बात कर रहे हैं कि पृथक्करण में क्या है हम वो देख लें। जब हम पृथक्करण की बात करेंगे तो एक जो फील्ड है और दूसरे फील्ड के बीच में जो है दूरी प्रॉपर रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए वो देख लेते हैं और क्यों रहनी चाहिए। प्रिवेंट जो है सीड फील्ड, जो हमारा मेन जो फील्ड है जहां से हमें बीज लेने हैं, उस सीड फील्ड को है अनडिजायर्ड टाइप, ऑफ टाइप या अनडिजायर्ड टाइप जो नेचुरल क्रॉसिंग से बचा कर रखने के लिए हमें प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिजिकल मिक्सचर, जो कि सोइंग या थ्रैशिंग या सीड प्रोसेसिंग के दौरान उससे हमें बचा कर रखना है। नेक्स्ट है डिटोरेशन बाय सीड बॉर्न डिजीजेस फ्रॉम नियर बाय फील्ड। नए जो पास में जो फील्ड है उसमें से सीड बॉर्न डिजीज नहीं आना चाहिए उस फसल में। ठीक है, आनुवांशिक शुद्धता बीजों में बनाए रखने के लिए और या बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें जो ऊपर लिखे मेंशन्ड सोर्सेस हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि उसमें बीज में जो डिटोरेशन है वो ना हो। रॉगिंग ऑफ सीड फील्ड्स की बात करें तो रॉगिंग में हम जितने भी ऑफ टाइप प्लांट हैं जो फील्ड में उपस्थित हैं, ऑफ टाइप प्लांट क्या होते हैं? ऐसे फसल जिसके जो लक्षण हैं वो हमारी क्रॉप के लक्षण से बहुत ज्यादा भिन्न हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? ऑफ टाइप कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऑफ टाइप प्लांट्स को निकालना क्या कह रहे हैं? उसको रॉगिंग कह रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑफ टाइप है वहां पर हम बात करेंगे कि वो एक तरह का स्रोत है डेटोरेशन का क्रॉप में। ऑफ टाइप सीड का प्लांट्स की उपस्थिति का मुख्य स्रोत क्या है वो देख लें। मुख्य स्रोत क्या है? चेंजेस इन प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू म्यूटेशन। उत्परिवर्तन की वजह से पादप में होने वाले लक्षण, पादप में पाए जाने वाले लक्षण में परिवर्तन। वॉलेंटियर प्लांट्स फ्रॉम प्रीवियस क्रॉप, पहले वाली जो फसल थी उसके पौधे कहीं बीच उसका रह जाए तो वो पौधे दोबारा निकल आए, तो वो भी उसमें वजह है ऑफ डेटोरेशन के कॉजेस की। एक्सीडेंटल सीड जर्मिनेशन ऑफ अदर क्रॉप, दुर्घटनावश जो है कुछ दूसरे फसल के सीड्स का जर्मिनेशन हो जाना।
डिजीज्ड प्लांट कुछ ऐसे रोगजनित या हम कहें कि रोग वाले जो पादप हैं उनका वहाँ पर उपस्थित होना फील्ड में। ऑफ टाइप प्लांट्स जो है उनको फ्लावरिंग के से पहले रिमूव कर देना चाहिए ताकि उसमें पॉलिनेशन ना हो सके, उसमें परागण ना हो। अगर और ये करते कब हैं, जब हम रेगुलर उसमें इंस्पेक्शन करते रहें। सीड सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम देखें कि सीड सर्टिफिकेशन में हमारा मेन जो एम है वो देखना है कि जो हमारे बीज हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए जो हम फार्मर्स को दे रहे हैं। और इस एम को फुलफिल करने के लिए, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड पर्सन को जो SCA से है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से है, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी से है, उसको समय समय पर इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं। आफ्टर सीड प्रोसेसिंग, बीज की प्रोसेसिंग के दौरान या बीज प्रोसेसिंग के बाद हम क्या करेंगे, हम इस सैंपल को जो है बीज के जो सैंपल लेगा वो समय समय पर उस सैंपल को हम लैब में भेजेंगे जहाँ पे सीड की लैब में टेस्टिंग होगी। गुणवत्ता की टेस्टिंग के बाद ही बीज को प्रमाणीकृत किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ जो है शॉर्ट में बताया हुआ है कि कैसे जो है एजेंसी दी हुई है, क्लास ऑफ सीड दिया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है। तो न्यूक्लियर सीड है, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक टैग नहीं होता। कंसर्न्ड ब्रीडर और स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन और ब्रीडर हिमसेल्फ, ये किससे मिलेंगे, कंसर्न ब्रीडर और स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन और ब्रीडर हिमसेल्फ से मिलेंगे। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या है, मेंटेनेंस ब्रीडिंग है। नेक्स्ट हम बात करें ब्रीडर सीड की, इसमें गोल्डन येलो टैग मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखें गोल्डन येलो टैग है। ये कहाँ मिलेगा, ये भी कंसर्न ब्रीडर और स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन और सीड टेक्नोलॉजिस्ट के पास मिलेगा। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इसमें क्या रहेगा, ब्रीडर सीड मॉनिटरिंग टीम, फील्ड इंस्पेक्शन टू चेक जेनेटिक प्योरिटी, ग्रो आउट टेस्ट भी हम इसमें कर सकते हैं, ब्रीडर सीड में करेंगे ग्रो आउट टेस्ट। फाउंडेशन सीड जो है स्टेज 1 और 2 दो स्टेजेस होती हैं, इसमें वाइट टैग रहेगा। ठीक है, कहाँ इसकी एजेंसी कौन सी है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव एजेंसी, सेंट्रल एंड स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, प्राइवेट सेक्टर्स। इसके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्या आएगा, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, फील्ड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग टू चेक मिनिमम रिक्वायर्ड फिजिकल प्योरिटी एंड अदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सर्टिफाइड सीड्स में हमारे पास जो टैग आएगा वो एज्योर ब्लू टैग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम ये सर्टिफाइड सीड्स फार्मर को दे देंगे और वो ट्रुथफुल लेबल्ड सीड्स की बात करेंगे जो कि ओपल ग्रीन कलर के टैग में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है यहाँ पर ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है। ग्रो आउट टेस्ट की बात करें तो हम बात करते हैं कि फॉर जेनेटिक प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं, जो कृषक फसलें हैं, वहां पर बीज उत्पादन जो है उनको टेस्ट किया जाता है रेगुलर इंटरवल्स पे। उसके लिए गॉट यूज किया जाता है। बाय दिस टेस्ट इट इज चेक्ड दैट द क्रॉप्स आर ट्रूली मेंटेन। इस टेस्ट से चेक किया जाता है कि जो क्रॉप है उसको सही मायने में मेंटेन किया गया है फील्ड में। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो है गॉट इज नेसेसरी। अगर संकर बीज उत्पादन करना है तो उसके लिए गॉट जरूरी है। इमैस्कुलेशन इसमें और पॉलिनेशन हमेशा हाथ से किया जाता है। टेस्ट ऑफ जेनेटिक प्योरिटी जो है पेरेंट लाइन्स का करना जरूरी है। जो भी आपकी पेरेंट लाइन्स है उनका जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखें कि हमने टेस्ट लिया है ग्रो आउट टेस्ट, जो कन्वेंशनल मेथड से भी किया गया है। इसमें क्या है, डीएनए टेस्ट आजकल की टाइम में यूज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हाइब्रिड प्योरिटी टेस्ट की बात करेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए टेस्ट फॉर असेसिंग हाइब्रिड राइस प्योरिटी। ठीक है, 2 to 3 day ओल्ड सीडलिंग लिया हमने। टीज आउट शूट एंड रूट यूजिंग स्टेराइल फोरसेप्स। फोरसेप्स को निकालकर हमने रूट और शूट अलग कर लिया। अब हमारे पास बीच में एक रेडिकल प्यूम्यूल बचा है। माइक्रोसेंट्रिक फ्यूज ट्यूब विद 200 माइक्रोलीटर ऑफ एक्सट्रैक्शन बफर। इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे 200 माइक्रोलीटर एक्सट्रैक्शन बफर से। मोटराइज पेस्टल है हमारे पास, उस पेस्टल से इसको क्रश कर लेंगे। ट्रीट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए इसको ट्रीट करवाया जाएगा। सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10,000 ग्राम फॉर 2 मिनट। ठीक है, यूज द सुपरनेटेंट एज टेम्पलेट डीएनए फॉर पीसीआर। यहाँ पर हम पीसीआर करने वाले हैं। ये देखिए अलग अलग वेल्स में जो है डीएनए रन करेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या है,
एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है रन करने वाला है, और यहाँ पर जेल डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।